अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामीरात टीवी के साथ मैं हूं अस्मी अरहम और हमारे साथ हैं सिंध माइक्रो फाइनेंस बैंक के हेड ऑफ कंप्लाइंस एंड रिस्क, जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कामयाबी हासिल की। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल्ला एहसान सैयद है। सर, बहुत छोटी उम्र में आप इस मकाम पर पहुंच गए। यकीनन आपने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन इस मेहनत के पीछे यकीनन आपके वालिदैन की तरबियत का भी किरदार रहा होगा। तो आप हमें बताएंगे कि वालिदैन की किन नसीहतों पर आपने अमल किया? वालिदैन का तो हर बच्चे के ऊपर उनका बड़ा एक किरदार होता है। मुझे एक चीज़ याद है कि एक मुहावरा है, बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। तो ये चीज़ मेरे वालिदैन ने शुरू से सिखाई थी कि हर किसी से तमीज़ से बात करें और किसी के साथ गलत ना करें, सच्चाई के ऊपर काम करें। तो ये मैंने जो इम्प्लीमेंट किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट हुआ मुझे। सर, हमें अपनी तालीम के बारे में बताएं। इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की और फिर इल्म के उसूल के लिए कहाँ कहाँ गए आप? मैंने अपनी जो मेट्रिकुलेशन करी है वो कराची पब्लिक स्कूल से करी। फिर इंटर जो मैंने किया प्री मेडिकल में वो डीजे साइंस कॉलेज से किया। और प्रीवियसली मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, लेकिन वहाँ से फिर मैंने शिफ्ट किया चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ और फिर मैंने बीकॉम किया। फिर मैंने एक यूके से बैचलर्स इन बिज़नेस अकाउंटिंग किया और फिर मास्टर्स इन कॉमर्स किया। तो ये पूरी मेरी तालीमात हैं जो कि यूके की भी हैं और पाकिस्तान की भी हैं। और इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ़ शोबों में भी काम किया। ये जो इदारा है फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी, ये जब मैं 15 साल का था, मैं मैट्रिक में था, तब मैंने स्टार्ट किया था। तो ये सोशल फील्ड का जो काम है लगभग कोई 12-13 साल से मैं कर रहा हूँ, तो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी वसी है। और फाइनेंस फील्ड के अंदर मैंने अर्नस्ट एंड यंग, जो कि काफ़ी मशहूर एक ऑडिट फर्म है जो बिग 4 कहलाती है, उसमें मैंने अपनी फाइनेंस फील्ड का आगाज़ किया। और उसके बाद फिर मैंने पाक ओमान एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, उधर मैं CFO था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिर वहाँ से फिर मैं अभी सिंध बैंक के अंदर आया, तो यहाँ पे मैं हेड ऑफ कंप्लाइंस एंड रिस्क हूँ। सर, हमें ये बताएं कि यूके किस सन में गए और वहाँ किस कॉलेज से आपने डिग्री हासिल की, और ये भी बताइएगा कि यूके और बाकी यूरोप कंट्रीज़ में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? 2016 की बात है और पेयरसन कॉलेज था जहाँ से मैंने डिग्री ली। तो यूके का माहौल काफ़ी डिफरेंट है अगर यूरोप से बात करें, क्योंकि यूरोप भी मैं गया हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो यूके बहुत मुख्तलिफ है उनकी अपनी जो बराबर की जो कंट्रीज़ हैं उससे। तो टेक्नोलॉजी के वाइज अगर बात करें तो काफ़ी आगे हैं। लोगों की अगर बात करें तो लोगों में एक मैच्योरिटी है, उनको पता है किस तरीके से मामलात को डील करना है। चाहे अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें या इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की बात करें, तो उन सब में यूके के जो लोग हैं वो काफ़ी महारत रखते हैं इस चीज़ के अंदर, क्योंकि उनकी हिस्ट्री बहुत रिच है। अगर पुरानी आप देखते हुए आएँ कि जब पूरी डायनेस्टी थी और जो किंगडम था उनका, तो उनसे काफ़ी उनको सीखने को भी मिला। इसके अलावा आपने और किन इदारों में काम किया? मैंने अर्नस्ट एंड यंग में काम किया है, EY, और इसके अलावा सिंध बैंक में काम किया है। सर, सिंध बैंक में आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? सिंध बैंक के अंदर मैं जैसे बताया मैंने कि मैं वहाँ कंप्लाइंस को हेड करता हूँ। कंप्लाइंस में हमारी जो करस्पॉन्डेंस होती है वो डायरेक्टली स्टेट बैंक से होती है, क्योंकि बैंक के जो रेगुलर मामलात होते हैं वो कंप्लाइंस का डिपार्टमेंट ही देखता है। और रिस्क का जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर कंपनी की जो ओवरऑल रिस्क की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं या जो फ्यूचरिस्टिक जो स्ट्रेस टेस्टिंग होती है वो करते हैं, तो वो पूरा डिपार्टमेंट लुक आफ्टर होता है। सर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी तेज़ी से अपडेट हो रही है, आप ये बताएं कि आप खुद को इसके मुताबिक कैसे अपडेट रखते हैं? बैंकिंग की अगर आप बात करेंगे तो बैंकिंग में अभी बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट हुई हैं स्टेट बैंक की तरफ से, जैसे कि डिजिटलाइजेशन या डिजिटल ऑनबोर्डिंग का जो अभी हदफ दिया था स्टेट बैंक ने सारे बैंक्स को, कि 1 जनवरी को जितनी भी जो अकाउंट ओपनिंग होगी वो इंटरनेट के थ्रू होगी। यानी कि अगर कोई भी जो कस्टमर है उसको बैंक या ब्रांच आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की काफ़ी स्टेट बैंक चीज़ें कर रहा है। अगर मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी की बात करूं या इस इदारे की बात करूं जो कि FFP है, तो इसके अंदर हम काफ़ी अपनी जो मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान वाइड या नेशन वाइड वॉलंटियर्स और मेंबर्स होते हैं, तो हम उनको जूम के थ्रू उनसे मीटिंग्स करते हैं और इस तरह के इनिशिएटिव भी लेते हैं जहाँ पर बच्चों को हम टेक्नोलॉजी से एक उनकी इंट्रोडक्शन करा सकें जो ऐसे रूरल एरियाज़ हैं। सर, इस फील्ड में आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं? जब शुरू किया था तो इस वक्त तो इल्म नहीं था, क्योंकि उम्र बहुत छोटी थी, 15 साल।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हमने करी। लेकिन शुरू में तो हम हर चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन फोकस हमारा ये है कि किसी को कारोबार लगा के दें, ताकि वो जो एक मुहावरा है ना कि एक दिन के लिए आप मछली पकड़ने के लिए उसको ना दें बल्कि उसको मछली पकड़ना सिखाएं, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं। अपने एनजीओ के बारे में बताइएगा, ये एनजीओ आपने कब खोली और इसमें अब तक आप क्या क्या काम सर अंजाम दे चुके हैं? 2009 की बात है, अप्रैल 2009 जब ये एनजीओ फॉर्म हुई, और उसके अगर आप साल गिने तो तकरीबन 13 साल होने को हैं। और इसी तरह मेरी उम्र भी बढ़ गई, 28 साल का हो गया मैं इस दौरान में। तो इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई हमने, क्योंकि मैंने अपनी पॉकेट मनी से स्टार्ट किया था। मुझे 10 रुपये उस टाइम पे मिलते थे, तो 5 रुपये मैं इसके अंदर दे देता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डोनेशन और कॉर्पोरेट और इंटरनेशनल बहुत वाफिक मिकदार के अंदर जो है ना डोनेशंस हमारे पास आती हैं। तो ये एक हमारी प्रोग्रेस है। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी और लोकल कम्युनिटी में हमारा काफ़ी एक नाम भी है और हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक बड़ी प्रोग्रेस है ये। सर फंड रेजिंग के लिए आप क्या क्या इकदाम करते हैं? फंड रेजिंग के लिए हम स्पेसिफिक जो होती है वो तो रमज़ान के अंदर हम मार्केटिंग जो अपनी कैंपेन होती है वो लॉन्च करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एनजीओ इंडस्ट्री के अंदर कि अगर आपका काम अच्छा है और लोगों को आप तरीके से सर्व कर रहे हैं और आवाम आपसे खुश है, तो मेरे ख्याल से आपको अपील करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके पास फ़ंड ईज़िली आ जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई कैंपेन रन नहीं करते। हम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल, डिफरेंट कॉर्पोरेट जैसे कि ग्रांट्स होते हैं, CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन सब के ऊपर काम करते हैं, वहाँ से हमें फंडिंग आती है। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप किस तबके के लोगों की मदद? डिफरेंट पैमाने हैं जिसके थ्रू हम लोगों को मदद फराहम करते हैं। जैसे कि अगर किसी को राशन की नीड है तो हमारा एक नंबर है, व्हाट्सएप भी है, वेबसाइट भी है, या वो ऑफिस डायरेक्ट आकर के भी हमसे अपनी जो उसकी जो गुजारिश है वो कर सकता है और फिर हम उसके लिए वो चीज़ें उसको फराहम कर देते हैं। हमारा एक बड़ा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हम किसी को कैश नहीं देते। एनजीओ इंडस्ट्री में फ्रॉड का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम मिटिगेट करने के लिए इस तरह के ऑप्शंस। सर अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो वो फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी से किस तरीके से रब्ता कर सकता है? बड़ा आसान सा तरीका है, हमारा नंबर है 0337802848 और इस पे वो कॉल कर लें या मैसेज कर लें या व्हाट्सएप कर लें या वेबसाइट के थ्रू या अपने किसी दोस्त अहबाब के थ्रू या कहीं से भी इस नंबर पे अगर वो रब्ता कर लेंगे तो हमारे नुमाइंदे यहाँ पर होते हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे और जल्द अज जल्द आपकी क्यूरी सॉल्व भी होगी। अच्छा सर आपकी ये जो एनजीओ है ये क्या सिर्फ कराची में काम कर रही है और इसमें कितने अफराद काम कर रहे हैं इस वक्त? कराची से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराची में है, पूरे पाकिस्तान में है, चारों प्रोविंस के अंदर हैं। और जो सरगर्मियाँ ज़्यादा रहती हैं वो कराची में रहती हैं, लेकिन दीगर और जो सूबे हैं या जो सिटीज़ हैं उधर भी हमारे काम चलते हैं। और ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो 500 हैं। और जो क्योंकि एनजीओ है इसके अंदर बहुत सारे लोग विदाउट फॉर्म फाइलिंग भी आते हैं, तो उनकी रजिस्ट्री हम नहीं करते। तो ऐसे तो बहुत हैं, मतलब हज़ारों की तादाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर। हम तकरीबन 13 साल हो गए इस काम को करते करते, और ख़ुद यूथ हैं तो अट्रैक्शन भी लोगों की होती है, वो एक खुश मिजाजी के साथ आगे काम करते हैं। ठीक है ठीक है। और मेंबर्स कितने हैं यहाँ? 500 के करीब मेंबर्स हैं। अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है उसके अंदर 10 लोग हैं, और जो मेन कोर अगर टीम की बात करेंगे तो वो 25 की है। इमरान खान ने बेघर अफराद के लिए हाउसिंग स्कीम का आगाज़ किया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल, और आपका ये जो बैंक है वो इस हवाले से क्या क्या सहूलतें दे रहा है? जो इमरान खान की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो अभी स्कीम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर, जो कि पहले GMSS के नाम से थी, अब MPMG के नाम से है। इसका लोगों को इतना ज़्यादा इल्म नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता, इसकी ज़्यादा मार्केटिंग शायद हुकूमत नहीं कर रही। लेकिन ये बड़ी अच्छी स्कीम है क्योंकि 7-7.5% के ऊपर अगर आपको एक मार्केट पर लोन मिल रहा है तो ये एक बहुत अच्छी हुकूमत की तरफ से पेशकश है आवाम के लिए। क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल बैंक की तरफ जाएंगे तो आपको हाउसिंग लोन कम से कम भी 14-15 या मिनिमम भी मिलेगी तो 12 से 13% पे मिलेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है इमरान खान की तरफ से। लोग आपके बैंक से अब तक फ़ायदा उठा चुके हैं? MPMG जो स्कीम है वो बेसिकली अभी लॉन्च हुई है, तो उसका पायलट फेज़ चल रहा है, तो अभी स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये है कि हमने पायलट फेज़ के अंदर भी काफ़ी लोगों को जो है लोन दिए। अच्छा सर हमारी यूथ के लिए एक सवाल है, पाकिस्तान में IT की बहुत सारी ब्रांचेस हैं,
किस ब्रांच का इंतखाब किया जाए खुद को ग्रो करने के लिए? की फील्ड देखें बहुत वसी है, लेकिन अभी जो फेसबुक ने मेटावर्स लॉन्च किया है, क्योंकि स्पेसिफिकली दुनिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो चल रहा होता है, जो हमारा जो आईटी एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम है। हमारा टारगेट ये है कि हम 1 बिलियन को रीच कर लें। हालांकि अगर इंडिया की आप बात करेंगे तो वो 133 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है यहाँ पर, वो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है हमारी यूथ के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी सर्विस है जो इन डिमांड है। तो मेटावर्स मैं रिकमेंड करूँगा कि हमारी जो यूथ है उसके ऊपर फोकस करे, या जो आपकी इलस्ट्रेशन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये सारी वो चीज़ें जो बहुत इजीली आप सीख भी सकते हैं और इससे अच्छा खासा पैसा कमा भी सकते हैं। एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आई है NFT की, नॉन फंजेबल टोकन्स की, तो वो चीज़ भी हो सकती है। हालांकि ये अभी पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन हम हमेशा पीछे रह जाते हैं दूसरे ममालिक से। तो अगर ये इसके ऊपर पहले से काम हो जाए तो हम काफ़ी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, तो गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या ऐसा करना चाहिए जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें? गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से फ्रीलांसर्स जो हैं या जो ऐसी IT कंपनीज़ हैं उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, या जो इंडिविजुअल लोग जो घर बैठे, लड़के लड़कियां या शादीशुदा औरतें जो घर पे बैठ के काम कर रही हैं, उनके लिए पैसे मंगवाना जो होता है वो बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। वो बाहर सर्विसेज तो दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसे आने में टैक्स की डिडक्शन भी बहुत अच्छी खासी होती है और उसके साथ साथ डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत आती हैं। तो हुकूमत को ये करना चाहिए कि ईज़ी पैसेज बनाएं जो फंड फ्लो है इंटरनेशनल वर्ल्ड से, ताकि लोग ईजिली काम कर सकें। अच्छा, आपकी नज़र में जो पाकिस्तान में IT इंडस्ट्रीज़ में जो कंपनीज़ हैं, तो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं? पाकिस्तान में वैसे तो काफ़ी कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं IT के लिए, लेकिन सिस्टम लिमिटेड एक बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने अभी अपना टारगेट भी जो कि काफ़ी बड़ा है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, लेकिन वो अचीव किया उन्होंने। और इस तरह से मैं कंपनी से ज़्यादा मैं ये फोकस करूँगा कि हमारे पास जो फ्रीलांसर्स हैं, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इनमें मैं चंद लोगों का नाम लूँगा। खुर्रम ज़ुबैरी साहब हैं, सनी अली साहब हैं, आपके हिशाम सरवर साहब हैं, रियान अल्लाह वाला साहब हैं। ये लोग वो लोग हैं जो कि IT इंडस्ट्री को बूस्ट करने में लगे हैं, और जो यूथ है उनको एम्पावर भी कर रहे हैं, उनको डिफरेंट रास्ते भी बता रहे हैं कि किस तरीके से वो पैसे भी कमा सकते हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी कैसे बढ़ाई जा सकती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि नेशनल या इंटरनेशनल शख्सियात में से किन शख्सियात से आप मुतासिर? फिलहाल तो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिससे मैं मुतासिर हूँ, हालांकि बहुत सारी हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शुरू से एक फेवरेट शख्सियत रहे हैं और आगे भी वही रहेंगे। लेकिन अगर उनके अलावा अगर मैं बात करूं तो लीडरशिप कैपेसिटी के अंदर नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने एक मतलब उनकी एक काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि जो कि हिस्टोरिक चीज़ है कि 28 साल वो जेल के अंदर रहे और उसके बाद उन्होंने एक जो पूरी इनिशिएटिव थी और जो आवाम के लिए काम करना था वो उन्होंने की। सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान में बैंकों का क्या किरदार होना चाहिए? बैंकों का किरदार ये होना चाहिए कि वो आवाम को सहूलत प्रोवाइड करें हर तरीके से, क्योंकि देखें जब इकनॉमिक साइकिल की अगर बात होती है तो सिर्फ 1 या 2% वो लोग हैं जिनको आप कैपिटलिस्ट कह सकते हैं या जो बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके इर्द गिर्द पैसा रिवॉल्व करता है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर आप बात करें तो लोन लेना बड़ा आसान होता है एक इंडिविजुअल के लिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, उसके कोलैटरल्स बहुत ज़्यादा उसको जमा कराने पड़ते हैं। तो अगर हुकूमत ये इस चीज़ का या बैंक के साथ मिलकर के इस चीज़ के ऊपर इकदाम उठाए कि अगर किसी इंडिविजुअल को कोई कारोबार करना है या उसको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए सहूलत पैदा की जा सके, तो फिर हमारी जो इकनॉमिक साइकिल है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि अभी ये होता है कि इंडस्ट्री खोलने के लिए जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं उनके पास तो उसका लोन मिल जाता है, लेकिन जो छोटे लोग हैं जिनके पास आइडियाज़ हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है तो उनको कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं। सर, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएं। जैसे कि आज सैटरडे है तो मंडे टू फ्राइडे मैं वैसे ही बैंक के अंदर होता हूँ और बैंक से ऑफ जब होता है तो फिर मैं दोबारा यहाँ FFP में आ जाता हूँ। वैसे मैं बास्केटबॉल अपनी यंग एज के अंदर बहुत ज़्यादा खेली, नेशनल लेवल पे भी खेली, तो मैं इंटर बोर्ड का कैप्टन भी था। तो मेरी हॉबीज़ इस तरफ स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर जब मसरूफियात बढ़ती रहीं जो कि प्रोफेशनली भी और सोशली भी, तो अब मेरी जो कम्प्लीटली हॉबी है वो आवाम को सर्व करना है। तो जो भी मेरे पास कोई ऐसा वक्त होता है तो उसमें मैं भले रोड पे भी होता हूँ तो किसी को लिफ्ट दे दी या कोई इस तरीके का काम कर लिया जिससे अवाम नास का फ़ायदा हो।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में हुकूमत को या अवाम को ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए कि पाकिस्तान पर जो कर्जे हैं वो जल्द से जल्द उतर जाए? आवाम को बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि एहसास ज़िम्मेदारी का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बात हर टीवी चैनल पे या पॉलिटिशियन या हर कोई ये बात करता है कि हम इस तरीके से, ये एक इजी प्लान है, लेकिन मेरी जो सोच है छोटी सी, उसमें मुझे ये समझ में आता है कि इतना आसान तरीका नहीं है। हमें अपनी सोचों को दुरुस्त करना पड़ेगा, जो एक लॉन्ग टर्म प्लान है, क्योंकि हमारा जो लोन है या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो हम इतना आसानी से पे ऑफ नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि ये हमारा मुल्क है और हमें इसको अच्छे तरीके से आगे लेके चलना है, तो फिर हम ये सारी चीज़ें कर सकेंगे वन बाय वन। सर, आप खुद माशाल्लाह बहुत यंग एज में इस मकाम पर पहुंचे हैं, तो आप यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ के लिए सिर्फ एक ही पैगाम है कि वो अपना वक्त ज़ाया ना करें। ये जो कीमती वक्त होता है 17 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक, इसमें नौजवान अपना वक्त घूमने में लगाते हैं। घूमने भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव के साथ हो और मोटिव के साथ हो। तो अगर वो अपना वक्त सही जगह पे लगाएंगे, उनको पढ़ाई का शौक़ है वो पढ़ाई करें, अगर उनको पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के लिए वो इस तरह की इक़दाम उठाएं। लेकिन अगर वो वक्त ज़ाया करेंगे तो जब वो 30 के होंगे ना, उसके बाद उनके पास वो मौके मौजूद नहीं होंगे। तो अपना वक्त सही जगह पर यूटिलाइज़ करें। थैंक यू सो मच सर। सर, लास्ट में आप हमारे चैनल के बारे में। लोगों का बहुत शुक्रिया और तामीरात टीवी का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया, और जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।